बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार बहुत तेज़ी के साथ जारी हैं और मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है और आज मज़ीद केसेस रिपोर्ट होने के बाद मजमुई तादाद आइडेंटिफाइड केसेस की 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। जबकि मोर्टेलिटी रेट भी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। गुज़िश्ता तो 2 से 3 रोज़ में हमने अमवात देखी हैं और अब अमवात की तादाद 212 तक जा पहुँची है। पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है और पंजाब में मजमूई केसेस 4,300 तक जा पहुंचे हैं। 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद 31 मार्च तक जो केसेस थे वो 2,000 तक पहुंच गए थे। जबकि अप्रैल का जब महीना स्टार्ट हुआ तो हमने केसेस में दुगना इजाफा देखा और आज की तारीख तक तादाद 10,000 क्रॉस कर चुकी है और बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें संभलने की ज़रूरत है। जो लॉकडाउन और इख्तियाती तदाबीर बार बार बताई जा रही हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जब वायरस से केसेस में इजाफा देखा गया था तो मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया था, जुज़वी लॉकडाउन किया गया था और अभी भी ये लॉकडाउन बरकरार है और 30 अप्रैल तक इसको बढ़ाया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे मकामात हैं लाहौर में भी और पंजाब में भी जहां पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लोग सीरियस नहीं हो रहे और हर कोई यही समझ रहा है कि वायरस दूसरे को इफेक्ट करने की सलाहियत रखता है लेकिन हमें मुतासर नहीं कर सकता। कोरोना की ओवरऑल सिचुएशन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर तारिक मियाँ, सदर हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फिजिशियंस के। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप सदर हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फिजिशियंस के, तो सबसे पहले मैं आपसे यही बात करना चाहूँगी कि जब भी कोई पेशेंट मुतासर होता है तो उसका पहला कांटेक्ट अपने फैमिली फिजिशियन के साथ होता है और इसके अलावा जितने भी आउटब्रेक्स आते हैं तो इसमें फिजिशियंस का बहुत अहम किरदार होता है ओवरऑली। तो ऐसे में जो अभी पैंडेमिक की सिचुएशन है, कोरोना वायरस की तशखीस में, एजुकेशन में या पेशेंट मैनेजमेंट में, ये जो एकेडमी ऑफ फिजिशियंस हैं ये अपना रोल कैसे अदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जैसे डेंगू में मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया, आज कोरोना पे भी मीडिया का जो रोल है वो बड़ा अप्रिशिएबल है। बेसिकली ये इस जंग को अगर हमने जीतना है तो हमने अपने लोगों को एजुकेट करना और फैमिली फिजिशियंस का अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 80% पेशेंट हैं वो फैमिली फिजिशियन देखते हैं, 20% जो है वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल या बाकी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो इसलिए फैमिली फिजिशियन का रोल बड़ा ज़बरदस्त है पेशेंट की एजुकेशन में, ट्रीटमेंट में और डिजीज़ प्रिवेंशन पे। तो जब से कोरोना आया तो हमने गवर्नमेंट के साथ मिल के हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अपने लोगों को चूँकि ये नई बीमारी थी, ये पहले नहीं थी, पहले इसकी 2 फॉर्म थी लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आई थी। एक मर्स के नाम से, एक सार्स के नाम से, एक चाइना में हुई, एक मिडल ईस्ट में हुई। लेकिन ये है कि ये इस दफ़ा हम मुतासर हुए हैं तो हमारे लिए ये एक बिल्कुल ही नई बीमारी थी। जैसे डेंगू नया आया तो उस वक्त भी ये था कि उसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ हो रही थी, जिसको जो समझ आया उसने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। कभी एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे, कभी वो प्लेटलेट्स दी जा रही थी, कभी कोई ट्रीटमेंट दिए। तो जब हमने जो श्रीलंका से और बाकी फॉर ईस्ट से जो कंट्रीज़ पहले इन्वॉल्व थी उनके जब एक्सपर्ट बुलाए तो उन्होंने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट ये है, तो फिर वो ट्रीटमेंट टोटली बदल गई और हमारे जब लोग ट्रेन हुए तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फिर पेशेंट्स को संभाला। तो एग्जैक्टली अब जो ये कोरोना की सिचुएशन है इसमें क्या है कि इसके सिम्टम ऐसे हैं जो कि तमाम फ्लूज में हो सकते हैं। मसलन इसमें बुखार भी हो सकता है, 40% केसेस में बुखार नहीं भी होता, इसमें फ्लू भी हो सकता है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें कोई अलामत है ही नहीं, बल्कि मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक की होती है। ठीक है जी। अच्छा, वो एसिम्प्टोमेटिक सिर्फ पाकिस्तान में है या ओवरऑल भी हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स? ओवरऑल चाइना में भी थे और मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक की है। ठीक है जी। लेकिन उनके चूँकि मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो जो सिम्प्टोमेटिक थे, और सिम्प्टोमेटिक में भी जो सीवियर सिम्प्टोमेटिक थे। इसको और ख़तरा इसलिए भी ज़्यादा है कि इस वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये जो एवरेज उन्होंने निकाली है कि एक जो पेशेंट है वो एट ए टाइम 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सही। ठीक है जी। तो इसलिए 1 से 3, 3 से 9, 9 से फिर 27, इस तरह करके इसकी ग्रोथ जो है ना वो बड़ी रैपिडली ये बढ़ती है। सही। हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है, हमने कभी भी किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। हम तो अब भी नहीं सीरियस। जो यूरोप और अमेरिका की बात है वहाँ पे आप जो कन्वे करोगे लोग उसको मानते हैं
और उसको मतलब है कि विद फुल स्पिरिट मानते हैं, कौमी फरीजा समझ के उसको फॉलो किया जाता है। हमारा आप 65 की वार हुई, हमारे लाहौर के जो जिन्हें हम जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं, ये उनके जब जहाज़ आए ये छतों पे चढ़ के तो उनको देख रहे थे और डंडे सोटे पकड़ के तोड़ी ऐसी थी, ये इस तरह के मतलब नारे लगा रहे थे। ठीक है, जज्बा हुब्बुल जी हुब्बुल वतनी। अब वही जज्बा हुब्बुल वतनी दोबारा अरूज में आया। दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा कि दूसरी नेशंस में और हमारी नेशन में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है? एक फ़र्क तो ये है कि हमने कोरोना से ये सीखा कि जब ये इस तरह की वबा आए फ़ौरन चीज़ें गायब कर दो, महंगी कर दो। सर ये तो कोरोना की वबा से पहले भी ऐसे ही होता है। ये हमारा एक अभी रमजान आ रहा है, हमेशा रमजान आने से पहले चीजें महंगी हो जाएंगी, ब्लैक में बिकती हैं। वही मास्क जो 90 रुपीज़ का था वो 2300-2400 रुपये में बिका। ठीक है जी, हमने दूसरे मुल्कों में क्या है कि उन्होंने जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल्स को फ्री तक दिया कि ये लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, चलो ये तो एक कारोबार हो गया, इस पे भी लोगों को ख्याल करना चाहिए और इस पे एक अलग डिबेट हो सकती है। बीइंग ए मुस्लिम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ है कि डिजीज़ तो आपको खुद इफेक्ट करने वाली है, कम से कम उसको तो सीरियसली लें। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ चंद एक गलतफहमी है। गलतफहमी क्या है कि हम बार बार कहते हैं कि जी ये ज़्यादातर 50-60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, दमा है, कोई और रीनल डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, उसमें जो लोग हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, या छोटे बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो यंगस्टर में ये है कि वो समझते हैं कि हम तो उस ग्रुप में आते ही नहीं है, लिहाजा हम तो बाहर भी निकलेंगे, बेजान निकलेंगे और जाके जो मर्ज़ी आया करेंगे। बेशुमार लोग बिल्कुल सड़कों पे आज आप देखें, आपको लॉकडाउन और उससे पहले की कंडीशन में कोई फर्क नहीं। ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पहली डेथ हुई थी वो डॉक्टर उसामा की हुई थी और ही वाज अ यंग चैप। ठीक है जी। तो इसलिए अगर किसी के ज़हन, और वो डॉक्टर भी था, ठीक है, ये सारा कुछ जानते बूझते भी प्रिवेंशन के, यानी यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि यंगस्टर्स भी इससे इक्वली मुतासिर हो सकते हैं और सवेर भी हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता मौत भी वाक़ई डेथ भी हो सकती है। लिहाजा ये जो लोगों में कॉन्सेप्ट है कि जी यंगस्टर को कुछ नहीं होता, ये तो उन्हें बिल्कुल निकाल देना चाहिए। चंद एक कॉन्सेप्ट सर ये भी है कि खवातीन ज्यादा मुतासिर नहीं हो रही, बच्चे ज्यादा मुतासिर नहीं हो रहे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। असल में क्यों, ये रीज़न क्या है इसके पीछे कि ख़वातीन ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, ज़्यादातर हमारी ख़वातीन चूँकि घरों में होती हैं, उनका एक्सपोजर कम है, लेकिन यही रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, कोई बिल्कुल उन्हें कोई नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके घर वाले नौजवान, जो उनके बच्चे हैं या जो घर वाले जितने भी यंगस्टर हैं जो बाहर निकल रहे हैं, कोरोना घर में पैदा नहीं होता, कोरोना आप हमेशा अपने घर में बाहर से लेके आते हैं। सही। तो आपको अगर अपनी फैमिली से नहीं प्यार तो फिर आप जरूर बाहर निकले और फैमिली को भी छोड़ दें। यहाँ पर तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको खुद सेल्फ केयर, इसको हम कह सकते हैं, अपनी एहतियात खुद करनी है, बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा कि फैमिली फिजिशियन के साथ किसी भी पेशेंट का पहला कांटेक्ट होता है, फिर जो भी कोई आउटब्रेक या एपिडेमिक्स आते हैं तो उसमें भी फिजिशियंस का किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी डिजीज़ को या आउटब्रेक को फाइट करने के लिए ये लोग गेट कीपर्स का रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आपने भी ये बात कही है कि फैमिली फिजिशियन ज़्यादा उनका रोल प्रिवेंशन में है और फैमिली एजुकेशन में है, तो इन चीज़ों के लिए आप क्या करें, एजुकेशन के लिए और प्रिवेंशन के लिए? देखिए जी, हमने अपने लोगों से ये कहा, चूँकि आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के OPDs थे वो भी बंद हो गए सारे, सिर्फ अब लोगों को उनके डोर स्टेप पे अगर कोई अवेलेबल था तो वो फैमिली फिजिशियन था। सबसे पहले हमने एक सेमिनार कराया, हमने लोगों को कहा कि आपने सबसे पहले अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक चीज़। उसके बाद पेशेंट्स को जो अपना साउथ कोरिया है उसने सबसे ज़्यादा वहाँ पे फैलाव कम हुआ और अमवात भी कम हुई। रीज़न क्या था कि उन्होंने मास्क यूज़ किया, जो भी बाहर निकलता था वो मास्क पहन के निकलता था। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क या N95 मास्क, उसकी कतन आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर में एक कपड़ा लेके उसकी 3 तहें बनाएं और उस तह से मास्क पहन के निकले। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको कम से कम कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी। सही। या आप अगर छींक रहे हैं तो दूसरों को प्रोटेक्शन मिलेगी।
ठीक है, इसी तरह आपको दूसरों से मिलेगी। तो कोई इसमें कोई यानी कि मास्क की कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, आपको कोई जो नहीं भी है, अवेलेबल चीज है बिल्कुल। उसको यूटिलाइज आप करें। घर में कपड़ा लेके उससे वो ना पहनने से वो 1000 दर्जे बेहतर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर हमारे साथ अभी एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। किरण, आप क्या सवाल करना चाहेंगी? आपकी बेटी की एज कितनी है? ठीक, आपका तो सवाल मैं गौर से सुन नहीं पाई, लेकिन प्रोड्यूसर ने मुझे बता दिया है कि बेटी की एज 3.5 साल है और उसको ड्राई कॉफ है, क्या करना है? देखिए जी, एक चीज़ ये है और कि एक हफ्ते से है। एक हफ्ते से है। एक चीज़ तो ये है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ज़्यादातर जो हमारे से वो वायरल, और ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस, वो आम जो वायरसेस इस मौसम में होते हैं जब सीज़न चेंज हो रहा होता है या एलर्जी की वजह से वो होते हैं, तो इन्हें सिंपल ये करना चाहिए कि जो हमारे होम रेमेडीज़ हैं कि आप गर्म पानी लें, गरारे करें। छोटी बच्ची वो गरारे तो नहीं कर सकेगी, वो ये है कि उसे कावा वगैरह दें और कोई ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। आम सिंपली कोई कफ सिरप। एक्चुअली मुझे लग रहा है इनका सवाल ये था कि खुदा न खास्ता एक हफ्ते से ये लगातार खांसी आ रही है और कोरोना वायरस के अलामात में है कि ड्राई कॉफ होती है, तो खुदा न खास्ता एक कोरोना वायरस वाली खांसी तो नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि अनटिल अनलेस के कोई बच्चे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब है कि वो सांस फूलना ना शुरू हो जाए, तो हमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। सांस फूलने की 2 वजूहत हैं, या आम सिंपल निमोनिया या खुदा न खास्ता ये, लेकिन ये आम सिंपल कफ है, वरना ये सबसे पहले इनका होना था कि मेरी बच्ची का सांस फूल रहा है और उस वक्त वो। और सर हम दूसरे फैक्टर्स को भी तो लुक आफ्टर कर सकते हैं कि बच्ची को किसी ऐसे शख्स ने तो नहीं उठाया, कोई बच्ची किसी ऐसे शख्स से कांटेक्ट में तो नहीं आई जिसको कोरोना वायरस की बाद में तशखीस हुई हो। वो एग्जैक्टली वो चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये है कि अभी जो पेशेंट हम देख रहे हैं ना, उसमें मेजॉरिटी जो है ना, उसमें मतलब हमने पीछे यूनिसेफ के साथ मिलकर एक स्टडी की, तो हमने देखा फरवरी से मार्च में केस ज़्यादा थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, मार्च से अप्रैल में ज़्यादा हुए हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कोरोना के थे, वो आम जो रेस्पिरेटरी जो सीजनल थे, कफ वगैरह, फीवर और ज़ुकाम वगैरह, वो केस थे ज़्यादा। अब यहाँ पर मौसम भी तो बदल रहा है और इस मौसम में हमेशा केस ये बढ़ते हैं, ये नहीं कि आज तो ये कोरोना हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑब्ज़र्व करें कि उसे कोई बहुत ज़्यादा मेन जो फैक्टर है ना, जो जिसमें हमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है, वो ये है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं होती, सांस तो नहीं फूलता। सही। वो अगर ऐसी अलामत है तो फिर फौरी तौर पर कोरोना का टेस्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल से रजू करना चाहिए। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, डॉक्टर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किसी भी फैमिली में चूँकि हाई रिस्क फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद होते हैं, तो हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर तारिक मियाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ में मौजूद हैं और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो वायरसेस होते हैं नॉर्मली भी और स्पेशली ये जो कोरोना वायरस है, सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं करता, ट्रीट एक जैसा सबको नहीं करता। किसी को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, किसी को मॉडरेट आते हैं और कोई बहुत ज़्यादा सवेयर भी हो जाता है। अब चूँकि हमारे यहाँ पर एक कल्चर है जॉइंट फैमिली सिस्टम का और हमारी ज़्यादातर आबादी ऐसे फैमिली सिस्टम्स में ही रहती है। अब जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा, एक घर में कई लोग रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं। अब इन्हीं फैमिली मेंबर्स में ऑब्वियसली हाई रिस्क फैमिली मेंबर्स भी हैं, कोई 60 या 60 साल से ज़्यादा हो सकता है, किसी को कोई मॉर्बिड कंडीशन हो सकती है। अब जो हाई रिस्क फैमिली मेंबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हमने कैसे करनी है? देखें जी, ये बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि चूँकि इसकी वायरस की अभी ना कोई ट्रीटमेंट है ना कोई और चीज़ है, तो हमने इसे प्रिवेंशन की तरफ ही जाना है। तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि किसी ने बाहर से आके आपको प्रोटेक्ट नहीं करना, आपने अपने आप को खुद और अपनी फैमिली को करें क्या कि अगर तो घर थोड़ा सा बड़ा है तो फिर तो ये है कि किसी सेपरेट रूम में जितने आपके जो माँ बाप हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं घर में, उनको अलहदा कर दें
और कोशिश करें कि उनसे करीब कोई 3 से 6 फुट का फासले पे उनसे मिलें, बहुत ज़रूरी काम हो तो, वरना यह है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेल जोल उनसे ना रखें। सही। आप वैसे उनसे बात कर सकते हैं दूर से, लेकिन ये, और उनका कमरा हवादार होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। इसकी क्या रीज़न? इसकी रीज़न ये है कि जब हवा सर्कुलेट करती है तो जो किसी ने खांसी की, किसी ने छींक मारी या किसी ने कुछ भी हुआ, तो वो वायरस जो है ना वो तकरीबन 3 फुट के सर्कल में हवा में सस्पेंड रहता है कुछ देर। सर ये तो कहा जा रहा है कि ये वायरस जो है वो एयरबॉर्न तो है ही नहीं। एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन वो सस्टेन कर सकता है हवा में। ये तकरीबन 3 घंटे तक, हाफ एन आवर, चूँकि इसके कोई ड्रॉपलेट बड़े होंगे, कुछ बिल्कुल ही छोटे होंगे। जो बड़े हैं वो जल्दी नीचे गिर जाते हैं, जो छोटे होते हैं वो सस्पेंड रहते हैं। सही, ठीक है ना। एयरबॉर्न होता है यहाँ से उधर चला गया 1 किलोमीटर, या ये इधर उधर चला गया, ये सिर्फ 3 फुट के फासले में, जहाँ पे वो खांसने की वजह से जो ड्रॉपलेट थे वो सस्पेंड हो गया हवा में, तो उसमें जो बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल है वो देखा गया 3 घंटे तक भी वो रह सकते हैं। सही। तो उसमें क्या है कि जब आप वेंटिलेशन करेंगे ना तो वो सारे बाहर निकल जाएंगे। सही। वो वहाँ पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं रहेंगे। सही। तो वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये जो मर्स हुआ था ना सऊदी अरब में, क्यों ज़्यादा हुआ था कि वहाँ पे एसी की डक्ट्स थी, चूँकि मौसम बहुत गर्म होता है, हर घर में एसी, तो वो जिसमें भी मरीज था वो इतना सर्कुलेट करता रहा कि वो एक घर में सारे इन्फेक्ट। सर तो ये तो अभी भी कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ इवन पाकिस्तान में भी सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती हैं, तो ये इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो इसलिए कि ये इसने उसी हवा को एसी ने सर्कुलेट करना होता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ थेरीज ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान में उतनी बिल्डिंग्स या उस तरह से सेंट्रली एयर कंडीशन इमारत नहीं होती, लेकिन क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैला है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो अभी तो एयर कंडीशनिंग शायद वो नहीं हुई, उसमें तो इम्यूनिटी का भी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एक्सपोज्ड हैं, हमें इन्फेक्शन रेट हमारे यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो हमारी बदकिस्मती हमारी खुशकिस्मती बन गई। ठीक है ना जी। और उनकी खुशकिस्मती उनकी बदकिस्मती बन गई। तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को, छोटों को और बड़े लोगों को, इनको तो आप ज़रूर सेपरेट करें। अगर एक ही कमरा है तो उन्हें कम से कम उनके पास ना जाए, ठीक है ना, उन्हें दूर से रखें। हमने अपने आप को बचाना है। सही, ठीक है जी। यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र करें, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मियां वाली से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर। वालेकुम जी। असगर, आप क्या जानना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर सारे से कि ये मेरे गले में 1 महीने से ना एक दिन दर्द रहता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर दर्द रहता है। ये गले के कैप्सूल वगैरह जो है मौसर वगैरह ये सारे लिए, तो ये थोड़ा बहुत बुखार भी रहता है, तो इसका भी कोई कोरोना वगैरह से तल्लुक तो नहीं है? आपको बुखार कब से है? जी, कब से है बुखार? आपको बुखार कब से है असगर? नहीं होता, और जिस समय दर्द वगैरह भी, जब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ ना तो नाक से पानी आता है। आपको बुखार कब से है? 1 महीने से। अच्छा, एक बात याद रखें कि इसका जो 2 हफ्तों का इसका पीरियड है, अगर आप को ये 1 महीने से है तो 99% ये है कि आपको कोई कोरोना नहीं है। आपको दूसरा चेस्ट इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट लें, लेकिन आप रेस्ट अश्योर कि आपको कोरोना नहीं है। सही जी हाँ, ठीक। सर आपसे यहाँ पर एक और भी सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ अब पाकिस्तान में भी फैल रहा है और हमारे जितने भी लाहौर के बिलखुसूस बैकवर्ड एरियाज़ हैं, या बैकवर्ड एरियाज़ को हम छोड़ते हैं, जो हमारे अंदरून लाहौर के घर हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं और वहाँ एक एक घर में कई कई फैमिलीज़ रहती हैं। वहाँ पर अवेयरनेस भी उस तरह से नहीं है और वहाँ के लोग जो हैं वो, उनके रवैये जो हैं वो ज़्यादा गैर संजीदा हैं। अवेयरनेस किस तरह से पहुंचाई जाए, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आजमाइश का और मुश्किल का वक्त अब शुरू होने वाला है। उसकी रीज़न है 2-3। सही। आप पीछे देखें, फरवरी से लेके 12 अप्रैल तक जो केस थे और आज जो केस की रफ्तार हुई है 10,000 से वो तजावुज़ कर गया है। और अब ये हो सकता है 50,000 तक ये मई के मिड तक चली जाए। सर ये अप्रैल का ये वाला जो हफ्ता है, ये जो अभी रवा हफ्ता है, जी बिल्कुल, इसमें हमने बहुत तेजी के साथ केसेस में इजाफा देखा और गुज़िश्ता 2-3 रोज से मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ा है और ये तेजी और बढ़ेगी। और उसमें जो 2 फैक्टर ऐड होने वाले हैं वो है रमज़ान शरीफ के। वो एक तो रोज़ा जब रखना है, देखें
आपकी शाम के वक्त आपका जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना, यानी और कि इफ्तार के वक्त, अफ्तार के वक्त, ठीक है ना, जो जो वक्त गुजरेगा आपकी डिहाइड्रेशन भी होगी और एनर्जी भी नहीं होगी, और आपकी एनर्जी भी नहीं होगी ठीक। और तवानाई भी होगी, और वो आपका मैक्सिमम और उसमें जब लो इम्यूनिटी होती है कोई भी ये जो जितने वायरसेस हैं ना ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, ये फ़ौरन हमला कर देते हैं जब बंदे को देखा कि ये इसकी इम्यूनिटी लो होगी। जैसे ठंडी चीज़ खाने से या खट्टी चीज़ खाने से हम कहते हैं ना गला ख़राब हो जाता है, उसकी रीज़न क्या होती है कि जो म्यूकस लेयर होती है वो जो प्रोटेक्टिव होती है, जो लुआब हमारा होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, ये खट्टी चीज़ या ठंडी चीज़ उसको ख़त्म कर देती हैं, साथ ही जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं फौरी तौर पे हमला कर देते हैं। सही। तो एक तो ये हमारा फैक्टर, दूसरा ये है कि जब तरावी में लोगों ने निकलना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, अब तो जो मस्जिदों में भी इजाज़त दे दी गई है जी, वो दे दी गई है, और लोग SOPs बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे। कौन सी मस्जिद है जहाँ पे आप 6 फुट के फासले पे सफ बिछाएंगे और 2-2 लोग छोड़ के एहतियात करेंगे? मेरे ख्याल में तो ये तो लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए कि मत जाएं, इबादत घर बैठ के भी हो सकती है। ये मसला ये है कि जैसे सफ़र में आपकी नमाज जो आधी होगी, कसर आपने पढ़नी है, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो पूरी पढ़ूंगा, तो इसका मतलब आपने अल्लाह के हमारे मजहब ने बड़ी गुंजाइश रखी है, तो आप उस गुंजाइश को अगर आप नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आप वो मजहब की। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बारिश हुई तो आपने कहा घरों में नमाज पढ़े, तो अगर वो कह सकते हैं, और जो सहाबा थे उस वक्त के जो उनके, उनसे बेहतर तो हम मुसलमान नहीं है, तो उन्होंने जब पढ़ी तो हम क्यों ना वो करें। तो वो चीज़ जो कि हमारे लिए कलेक्टिवली नुकसानदेह है उसको हमें ज़रूर सोचना चाहिए, और ये चीज़ हमारे लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बन और सकती है। अगर हमने इसके ऊपर अमल ना किया, उस SOPs को ना माना, तो फिर आप समझे किसी और का नुकसान नहीं है, आपका सबसे पहले अपना नुकसान है, और अपने से जुड़े जो हमारे प्यारे हैं उनका नुकसान है। सर, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको समाजी दूरी भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसका मफहूम नहीं समझ रहे, लफ्जी मतलब भी नहीं समझ रहे, इसको हमने कैसे प्रमोट करना है? लोगों के लिए सादा अल्फाज में बता दें ये सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? मुझे और आपको तो पता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। जी। इसमें यह है कि इसको अब नया जो इसके लिए टर्म आ गया फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है जी। उसमें क्या है कि एक इंसान देखें, वायरस जो है इसमें ये एक फ़ायदा भी है कि ये एयरबॉर्न नहीं है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई पेशेंट कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो दूर तक, लेकिन इसके जो पार्टिकल मैंने आपको कहा कि छींकने से और खांसी करने से जो पार्टिकल हवा में सस्पेंड होते हैं, वो देखा गया है कि 3 फुट से लेके, अगर आपने थोड़ी देर किसी से कांटेक्ट रखना है तो 3 फुट का फासला, अगर ज़्यादा देर कांटेक्ट रखना है तो 6 फुट का फासला, इतना कम अज़ कम दूर रह के आपने बात करनी है। फ़र्ज़ करें आपने किसी बुज़ुर्ग से मिलना है, बड़ा ज़रूरी आपको है, तो कम अज़ कम आप 3 से 6 फुट का फासला रखें। उसमें क्या होगा कि ना आपसे उनको ट्रांसफ़र होने का ख़तरा होगा और ना उनसे। हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, ये तो बहुत ही दूर की बात है ना, लेकिन यह कि फ़ासला भी आपने 3 से 6 फुट ज़रूर रखना है कि बात कर। इसीलिए जो नमाज का कहा गया है कि 6 फुट सफ़ों में फ़ासला और 2 बंदे छोड़ के जो तीसरा बंदा, प्रैक्टिकली ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, ये बड़ी मुश्किल है। इसलिए इसका तरीका ये है कि आप आराम से घर में नमाज पढ़ें, आप बहुत ही ज़रूरी हो, और किसी पुरहजूम, अब ये मार्केट खुल जानी है, अब देखना 15 रमजान के बाद यही कहा जा रहा है कि मार्केट्स खुल जाएंगी, और उससे क्या होगा, लोग आज भी आप दुकानों पे देखें 3 फुट छोड़ के क्या वो बिल्कुल साथ जुड़ के खड़े होते हैं। और इस तरह का जब चीज़ रही, चूँकि पहले था, शुरू में क्या था कि सिर्फ उनको लोगों को था जो ईरान से आए या जो यूरोप से आए, हमें पता था कि ये बंदा बाहर से आया है, इससे हमने डिस्टेंस, लेकिन अब मकामी सतह पर ये लोकल स्प्रेड जब से शुरू होगी, अब आपको कोई पता नहीं, मतलब मैं और आप बैठे हैं, मैं आपके बारे में 100% नहीं कह सकता और आप मेरे बारे में नहीं कह सकते कि मैं कैरियर हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है ना। मतलब हम एसिम्प्टोमेटिक अगर रहते हैं तो हमें जब तकलीफ, लेकिन हमारे से बहुत से लोग मुतासिर हो सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। सर, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल करना चाहेंगी आप? मेरा आपसे ये सवाल है कि इसके अंदर जैसे 50 ईयर से अब हैं जो लोग, अगर इनके अंदर बाजार जाने की अगर तबीयत खराब है तो जाते हैं, तो अगर मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, हाथों में ग्लव्स यूज किए हुए हैं, तो फिर उनसे उनको मसला तो नहीं हो सकता कोई? दोबारा सवाल एक दफ़ा दोहरा दीजिएगा।
ये कह रही मास्क और हेलो? ग्लव्स अगर पहने तो फिर कोई हमें नुकसान तो नहीं हो सकता। सर जवाब देते हैं आप। अच्छा, इसका ये है कि अगर आप, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहने हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ना हो। लेकिन एक बात याद रखें, हम फिर भी कपड़े हैं आपने पहने हुए हैं, उन पे लग सकता है, कोई आपके बाकी चेहरे पे कहीं पे लग गया तो आपने फिर उसको हाथ से लगाया चेहरे पे, तो ये किसी तरह से भी 100% प्रोटेक्शन आपकी नहीं है। सही, ये सिर्फ सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस इज बेटर देन नथिंग। तो लेकिन आप ये अगर ज़हन में आ गया कि अगर ये हम पहन के निकलेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं होगा, तो ये तस्वर भी गलत है। एहतियात अपनी जगह है, और बिला वजह बिला ज़रूरत घरों कम से कम बाहर निकलें। असल जो चीज़ है वो ये है कि कम से कम बाहर निकलें और कोशिश करें कि जब अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तो रिलेटिवली ये है कि जो यंगर आपके घर में बच्चे हैं उनको भेज दें, वो भी सिर्फ ज़रूरी काम के लिए। जो वल्नरेबल ग्रुप है वो घर में ही रहे। सर, ये कोरोना वायरस, जिसको नोवल कोरोना वायरस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक नया वायरस है, देखने में आया है कि ये एशिया से ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा तबाही फैला रहा है। वहाँ पर मुतासरीन भी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। माहिरीन के लिए इस वक्त ये चीज़ सबसे बड़ा मुअम्मा बनी हुई है कि क्या वजह है कि ये वायरस एक ख़त्ते को कम मुतासर करा है और दूसरे ख़त्तों को ज़्यादा मुतासर करा है, कि आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है हो सकती है? एक तो मैं बताऊं कि ये जो कोरोना वायरस है ना, ये सबसे पहले 1960 में कनाडा में इसको ये पहला जो केस आया था इससे, उस वक्त इसकी शक्ल कोई और थी, उस वक्त शक्ल और थी। और ये कोरोना जो इसका नाम था, ये बेसिकली इटालियन वर्ड है। कोरोना मीन्स क्राउन, यानी ताज। क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी है कि उसके बाहर निकले होते हैं, तो इसलिए इसको कोरोना। ये जो नोवल कोरोना वायरस है ना, जब इसका नाम अभी कोई नहीं रखा था कोविड-19, तो बाद में उसका नाम रखा गया। पहले इसको नोवल, चूँकि ये नया वायरस है, था वो कोरोना फैमिली में ही, जो कि पुरानी चली आ रही थी। और उसने 2 एपिडेमिक्स की हैं, मर्स और सार्स के नाम से, ठीक है ना। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, बल्कि मोर्टेलिटी उसमें ज़्यादा थी। केस इतने ज़्यादा नहीं थे, पैंडेमिक नहीं थे इसमें, वो लोकल थी, मतलब एपिडेमिक जो थोड़े एरिया में, कुछ रीजन, ठीक है जी। लेकिन ये पैंडेमिक है और ये बहुत ज़्यादा, ये एक दूसरे को, चूँकि इन्फेक्टिव रेट जो इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा फैला। और इसलिए अच्छा, अब जो क्वेश्चन था आपका कि बाज़ मुल्कों में कम और बाज़ में ज़्यादा क्यों, देखा ये सर अभी हमने एक ब्रेक पर जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जवाब आपसे तब लेंगे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर तारिक मियाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ब्रेक से पहले भी इसका जिक्र हो रहा था कि ये जो वायरस है वो कुछ खत्तों को बहुत ज़्यादा मुतासर करा और कुछ को मुतासर उस तरह से नहीं करा। अमरीका और यूरोप बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, जबकि एशिया की अगर हम बात करें तो मुतासरीन भी कम हैं, अमवात भी कम है। ऐसा क्यों है? ये एक बड़ा गौरतलब क्वेश्चन है और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये है कि कोई भी जो डिज़ीज़ होती है या कोई भी जरासीम जो इंसानी जिस्म पे हमलावर का होता है, तो उसकी इन्फेक्शन रेट जो है वो डिपेंड करता है कि बंदे की इम्यूनिटी कैसी है, वो ऑलरेडी कितने इन्फेक्शंस को प्रोन है, और उसके मुख्तलिफ जो इन्फेक्शन वो हो के ना, तो इम्यूनिटी हमारी जो एशियंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ खाना सही नहीं है, कोई चीज़ प्योरिटी हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद हमारी जो हम अनफॉर्चुनेट थे इसमें, लेकिन शायद उसकी वजह से। और एक और चीज़ रिसर्च हुई है कि BCG एक वैक्सीन होती है, टीबी की वैक्सीन, वो जिन मुल्कों में लगाई गई उसमें ये भी देखा गया है कि उन मुल्कों में इसका फैलाव कम हुआ और उसमें अमवात भी कम हुई। सर, लेकिन कुछ स्टडीज़ तो ये कह रही हैं कि अभी तक ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। इसलिए स्पेकुलेशन है कि ये इसकी पैदाइश तो दिसंबर की है, लास्ट दिसंबर की, अब इस वायरस की, तो अभी तक तो हमें किसी इस चीज़ का कोई, अभी सारी थेरीज हैं, कोई क्लियर कट चीज़ नहीं है कि इससे मसलन कई मुल्कों में जैसे क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, कई लोगों ने कहा जी कि इसके बड़े अच्छे इफेक्ट हैं। अब कुछ स्टडीज आ रही हैं कि जी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, हार्ट पर हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट्स अवेयर हैं उनको यूटिलाइज करवाई जा रही है, दी जा रही है ना। मतलब बाज़ मुल्कों, बाकी मुल्कों में भी ये दी जा रही है, अमेरिका में दी जा रही है, बल्कि उन्होंने इंडिया से इम्पोर्ट की कि चूँकि वहाँ उनके कम थी, तो ये दी तो जा रही है।
लेकिन ये इस तरह एंटीवायरल और भी जो ट्राई किए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि वायरस की विरुलेंस कितनी है वो जो आपको, चूँकि हो सकता है स्ट्रेन ही मुख्तलिफ हों, अभी ये भी पता करना है कि जो वहाँ। सर मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि नॉर्मली वायरस में इतनी जीनियाती तब्दीलियां देखी नहीं जाती, इस वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन देखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अभी तक 7 इसकी स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। जी एग्जैक्टली इसी तरह है। बाकी वायरसेस में ये है कि ये पहले था एनिमल्स का वायरस था, फिर ये ह्यूमंस में आया, और अब ये है कि इसकी म्यूटेशन, अब जो एक वैक्सीन में जो एक प्रॉब्लम आता है वो हमेशा म्यूटेशन की वजह से आता है कि हो सकता है जो अगर यूरोप में या चाइना में कोई वैक्सीन तैयार हो रही है, अब हमें नहीं पता कि जो उनका स्ट्रेन था आया जो हमारे यहाँ स्ट्रेन है उस पर वैक्सीन, यानी कि हर मुल्क को अपनी स्ट्रेन के मुताबिक वैक्सीन, जैसे फ्लू की वैक्सीन है वो हर साल नई बनती है क्योंकि नया वायरस आ जाता है इन्फ्लुएंजा का, इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन उसकी कोई ना कोई नई स्ट्रेन आ जाती है। तो वायरसेस जितने भी हैं ये अपनी शक्ल चेंज करते रहते हैं और यही मसला है। यानी कि जो अभी तक वैक्सीन का काम हो रहा है जिसके लिए 12 से 18 महीने का वक्त बताया जा रहा है, तो अच्छा, वो भी इतनी जल्दी हम नहीं अप्लाई कर सकते जिस तरह ये वायरस शक्ल बदल रहा है। जी हाँ, वो हमें अपने लोकल हालात के मुताबिक देखना पड़ेगा कि आया हमारे लिए वो इफेक्टिव भी होगी कि नहीं। यानी कि स्पेसिफिकली अब हमें पाकिस्तान में वैक्सीन जी, और पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल काम हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्दी साइंटिफिक टास्क फोर्स के जिम्मे ये काम लगाया गया। सर अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम। मैं मुझसे सर से बात करनी थी कि वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे पूछना था कि आया ये हर टाइम होता है सांस का फूलना इसमें कोरोना के सिम्टम्स में, आपको कभी मूव करने से कुछ हैवी चीज उठाने से होता है? ये थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी उनसे। इकरा आपका सवाल हम समझ नहीं पाए, काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं पूछना चाह रही हूँ कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का बता रहे थे सांस के फूलने का ठीक सिम्टम्स में, तो क्या ये हर टाइम सांस फूलना इसमें होता है या कभी कभार कोई हैवी चीज उठाने से, वॉक करने से, तेज चलने से ऐसे होता है? मुझे ये जानना। ठीक, शुक्रिया इकरा आपका। सर सवाल आपने सुन लिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसकी एक अलामत है, तो बार बार सांस फूलेगा या जब हम कोई ऐसा काम करेंगे वॉक एक्सरसाइज तो फिर सांस फूलेगा? अच्छा, इसमें डिपेंड करेगा कि ये बेसिकली क्या करता है कि लंग्स को इन्वॉल्व करता है। जो लंग्स का जो छोटा पार्ट है जिसमें एयर एक्सचेंज, एल्वियोलस जिसको कहते हैं, उसको वो अपना ब्लड से और बाकी चीज़ों से, इन्फेक्शन से भर देता है, तो वो एक्सचेंज के काबिल नहीं रहता। अगर थोड़ा सा हिस्सा मुतासर हुआ है तो हमारा जो दूसरा लंग जो बचा हुआ है वो उसको कॉम्पनसेट करेगा और उसमें हमें शॉर्टनेस का इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हिस्सा मुतासर होगा तो फिर कंटिन्यूसली शॉर्टनेस रहेगी, ये नहीं कि थोड़े अरसे के लिए रहेगी और फिर वो हर वक्त रहेगी और आपको उसे जाके ऑक्सीजन दिलवाना पड़ेगी और अल्टीमेटली अगर बहुत सीवियर हो गया तो फिर वेंट पे डालना पड़ेगा। ठीक सर, जो अक्लमंद कौमें होती हैं, अक्लमंद लोग होते हैं, क्योंकि बहुत से पैंडेमिक्स आते हैं, वबाई अमराज फूटते हैं और फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आते हैं, तो उसके बाद वो बदल जाते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, कुछ इंसानियत की हमदर्दी के लिए बहुत काम करते हैं, कोई नए मंसूबे बनाते हैं इंसानियत की फलाह के लिए। और कोरोना वायरस के बाद भी यही कहा जा रहा है कि दिस विल बी अ होल न्यू वर्ल्ड। हमें इस वायरस के बाद क्या सोचने का मौका मिलेगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि वो इस दुनिया में जो आया है वो एक मखसूस पीरियड के लिए आया है, और अगर इस वबा से जिसमें इतनी ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं उसके बाद तो ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अगर मुझे नई ज़िंदगी मिली है तो मुझे जो ज़िंदगी के असूल बताए गए हैं और हमारे मज़हब ने जो बताया है कि हमें दूसरों का ख्याल करना और अपने जो मतलब अपने भाई, जैसे हमारे सामने मदीना की जब मक्का से हिजरत करके आए तो जो अंसार थे उन्होंने एक एक को या दो दो को जिस को रख सकते थे उनको अपने घर में रखा और उन यही मिसाल हमें देनी पड़ेगी। चूँकि जब सिकंदर भी इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, जो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था। तो इसी तरह ये दुनिया का असूल है कि प्लीज़ आपने चले जाना है और आपको कब्र सबको एक जैसी मिलनी है अगर किस्मत में हुई तो, और उसमें आपने कुछ नहीं लेके जाना। तो जब तक आप ज़िंदगी में हैं आप खुदा नज़ा आज वो चीज़ें महंगी कर लेंगे, आप ज़गीरा अंदोज़ी कर लेंगे, आप दूसरों का हक छीन लेंगे, तो उससे आपका कुछ नहीं होना।
और आखिरत में आपको इसकी पकड़ भी होगी और जवाब भी देना पड़ेगा। सर हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, 2-3 सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। इकोनॉमिकली हम चूँकि बहुत ज़्यादा वीक हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी इंप्रूव हुई है लेकिन अभी भी उतने टेस्ट नहीं हो रहे, किस तरह से हम मज़ीद टेस्टिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हैं ताकि कम पैसों में ज़्यादा टेस्ट किए जा सकें? जी, लाहौर की आबादी आप देखें करोड़ों में है, 2 करोड़ के करीब है। तो अगर आप सारे लोगों का टेस्ट करना चाहें तो आपका तो मेरा हेल्थ का सारा बजट इधर ही लग जाए, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है और ऐसे होता भी नहीं। जो मुल्क इवन अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। उसका तरीका ये है कि आप शहर के हॉट स्पॉट्स ढूंढें, फैमिली फिजिशियन से आप पूछें कि किस एरिया में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। या आपके पास आपने कोई टेस्ट किया, रिसर्च करनी पड़ेगी कि जिस एरिया में केस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे आप इस तरह करें कि ग्रुप टेस्टिंग होती है जिसको पूल टेस्टिंग भी कहते हैं, कि आपने 10 लोगों का स्वैब ले लिया, उसका आप PCR टेस्ट करें, अगर तो वो नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब ये 10 के 10 लोग क्लियर हैं, इनको तो आप भेजें बाहर अपना काम करने के लिए एहतियात के साथ। अगर उनमें से वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव था, तो या तो आप 10 का फिर अलग टेस्ट करें या फिर ये है कि उनको क्वारंटाइन कर दें। सही। उन 10 को, क्योंकि उनमें कोई ना कोई है। इस टेस्टिंग के थ्रू हम इसमें क्या होता है कि इसमें एक किट में 90 टेस्ट हैं, तो 90 टेस्ट से आप एक ही किट से 900 टेस्ट कर सकते हैं 10-10 लोगों के अगर आपने किए। एक चीज़ ये करनी पड़ेगी। दूसरी ये है कि हमें जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट आ रही है वो ये है कि जिस एरिया बजाय इसके कि सारे शहर को ही वो हमने देख लिया नहीं होता, लेकिन जहाँ पे केस ज्यादा आ रहे हैं, जिस मोहल्ले से जिस गली से, वहाँ पर लॉकडाउन मौसर बनाने की जरूरत है। सर कर दीजिए। सर हमारे पास लास्ट मिनट है, मुख्तसर सा आपसे इस पर जवाब चाहेंगे कि आने वाले दिन आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 10 से 20 मई पीक होगी इस वायरस की और अप्रैल में भी हमने दुगना इजाफा देखा। देखें जी, मई में मैं ये समझता हूँ कि ये 50,000 को टच कर सकता है अगर हमारे यही हालात रहे। खुदा ना खास्ता, हमारी दुआ तो ये है कि अच्छे के लिए, लेकिन हमें बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमारे 2 जो चीज़ें आ रही हैं, रमज़ान शरीफ आ रहा है, इम्यूनिटी लो, और उसके बाद जो तरावी, ये सारी चीज़ें और लोगों का बाहर निकलना, मार्केटों को खोलना, ये अगर इसी तरह रहा तो फिर हमें हालात हमारे काबू से बाहर हो सकते हैं। लिहाजा हमने खुद सोचना है कि हमने इसके ऊपर हमने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कैसे बचाना है इस वायरस से। बहुत बढ़िया डॉक्टर तारिक मियां आज स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान थे और बड़े मौसर अंदाज में हमारी रहनुमाई की। आप सबसे जाते जाते वही गुजारिश कि अपना बहुत सा ख्याल रखें और इख्तियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव मैयर, प्रिकॉशनरी मैयर्स जो बार बार बताए जा रहे हैं उनको अपनाए रखें ताकि हम सब मिलकर ख़ुद को महफूज बना सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।